So, hello everyone. This is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, doing computer science and engineering. So, I am currently in second year. Today we will see a new chapter that is semiconductors, electronics, materials, devices and simple circuits. तो आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर्स नाम का एक नया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स में। हालांकि इससे जेई में इतने क्वेश्चन नहीं आते, किंतु इसके रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत एग्जांपल्स हैं। हम लोग आसपास अभी जो भी रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, या जो मशीन्स और आजकल होती है, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीवन में उसका। आप कुछ भी ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, सब में सेमीकंडक्टर इसने पूरी रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है हमारी जिंदगी को। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हम लोग जानते हैं एक तरीके के मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ कंट्रोल्स ना ना अपने को वैसे कंडक्टर जैसे मिलते हैं ना इंसुलेटर जैसा मिलते हैं। तो वो बीच के मटेरियल्स होते हैं, कुछ 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 बीच के मटेरियल्स होते हैं वो, और जो अपनी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग दिखाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, हर सर्किट में सेमीकंडक्टर्स यूज होता है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर 1948 मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स और मैकेनिकल टाइप के यूज होते थे आगे, लेकिन उसके बाद सेमीकंडक्टर टाइप्स की चीजें यूज होने लग गई जो मतलब अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल्स का वही रो और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दी हुई है इंसुलेटर की। और इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम हाँ, सिलिकॉन तो बहुत सबसे मोस्ट अभी फेमस सिलिकॉन डॉक्टर है, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। जो अभी ईवी और भी बन रही है, तो सिलिकॉन की अभी बहुत शॉर्टेज हो गई है, इतनी ज्यादा रिवोल्यूशनरी चीज है ये। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दोनों, और 1990 में डिस्कवरी हुई। वही बस इलेक्ट्रिक बैंड जो होता है, मतलब तीन तरीके की बेसिकली इलेक्ट्रिक बैंड है, अगर आगे दिया होगा तीन चार तरीके के। एक होते हैं ओवरलैपिंग, ये जनरली मेटल्स, और इसके बाद जो बहुत दूर होते हैं जैसे जनरली ये होते हैं इंसुलेटर। जैसे हाँ यहाँ पे दिया हुआ भी है, जैसे कि जनरली मेटल्स होते हैं ए, और बी ये जैसे इंसुलेटर जिसमें बहुत ज्यादा दूर पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ होता है सेमीकंडक्टर जिसमें ओवरलैपिंग तो नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग हो सकती है, किंतु इसमें और इतनी दूर भी नहीं है ये इंसुलेटर जितने। तो बीच के मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा वो इंसुलेटर। जो फाइनाइट स्मॉल गैप होगा जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद इंस्टिंक्टिव सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं, सी, एस, आई और जी। हाँ, जनरली इनके चार वैलेंस बॉन्ड, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आई इक्वल टू आई प्लस आई एच। और इससे जनरली क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो इसके रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत ज्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन आ गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सी, एस आई जी हैव सेम लेटिस स्ट्रक्चर, वाई सी इंसुलेटर, सी इज इंसुलेटर, वाई एंड एस आई एन जी आई इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वही पूछा गया है। तो क्योंकि चारों में चार बॉन्डिंग बॉन्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस फॉर जी फॉलोड बाय सी है। मतलब वो क्या नीचे आ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो उनके पास उनके दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो निकालने में ज्यादा आसानी होती है। किंतु सी के बहुत पास है, उसमें निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और कुछ कुछ अरेंजमेंट पे भी डिसाइड होता है। जैसे आप जानते हो कि ग्रेफाइट एक बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, जैसे पेंसिल में होता है, किंतु वो फिर भी कंडक्ट कार्बन का होने के बावजूद भी वो कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि क्योंकि उसमें अरेंजमेंट्स वैसे ही बने हुए हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है। वही एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें एन टाइप, और एक पी टाइप जिसमें पी की डोपिंग होती है। ड्रॉपिंग मतलब आप ऐसे समझ लो, उसको लपेट दिया पी टाइप इलेक्ट्रॉन से, मतलब पॉजिट्रॉन से, यानी कि प्रोटॉन से। और इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन से एक, मान लो कि आपने लपेट दिया उसको, उसे कोई डोपिंग कह सकते हैं हम लोग। वो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी, सपोज प्योर सिलिकॉन हैज इतना आइटम्स, तो वो निकाल सकते हैं कितने मोल्स। इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm concentration of metals हैज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दैट इज। नॉट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल। क्योंकि हाँ, डोपिंग में थोड़ी बहुत रीड भी निकल नेग्लिजिबल। तो एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, शायद सबसे इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एन ए इंटू ए एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन एच मतलब मोल्स कह सकते हैं,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ होल्स। होल्स यानी कि हम लोग प्रोटॉन की तरह ले सकते हैं, और ni² वो तो कांस्टेंट होता है। पीएन जंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि एन और पी में जंक्शन बनता है यहाँ पे, जैसे ये चीज, इसी चीज का बात कर रहा था। पी को अपन यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, यहाँ से डिफ्यूजन होता रहता है, यहाँ से चलते रहते हैं, वही करंट फ्लो होता है। मोटे मोटे रूप से हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। यही मतलब इसको ऐसे कहते हैं, पी से एन, तो एन की तरफ यहाँ पे ये बंद लगा है, तो मतलब इस तरफ ऐसी तरफ डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में आने से करंट फ्लो नहीं करेगा। अपने को ऐसा ही डिवाइस तो चाहिए था कि एक डायरेक्शन करंट फ्लो अलाउ करे और एक डायरेक्शन नहीं करे। एक डायरेक्शन में अलाउ करे तो 1 हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन अलाउ नहीं करेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 1 0 1 0, कंप्यूटर्स क्या है, बेसिकली बाइनरी डिजिट्स हैं। 1 0 1 0 1 0 चल रहा है, तो उसमें अपन वैसे सोच सकते हैं। उसके बाद अपन, हाँ, वही फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और बैकवर्ड बायस मतलब वहां से नहीं जाने देते हैं। किंतु बहुत ज्यादा ही आप लगा दोगे जोर तो फिर जाने देना पड़ेगा। जीनर डायोड जिसको बोलते हैं, जैसे नेगेटिव वोल्टेज में आगे तो जाने ही नहीं देगा, जाने ही देगा। फिर एक बार ये क्रॉस कर लिया जीनर का, तो फिर ये बहुत जाने देगा। वही, ये कोई एग्जांपल देखते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड आईडी 15 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, वीडी -10 वोल्ट दिया हुआ है। ये -10 वोल्ट दिया हुआ है और ये 15 मिली एम्पेयर दिया हुआ है यहाँ पे उठने का। हम लोग क्या देख सकते हैं, कंसिडरिंग द डायोड कैरेक्टरिस्टिक एज स्ट्रेट लाइन बिटवीन आई इक्वल टू 10 से 20 को मान सकते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो इससे अपन स्लोप निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ओम लॉ के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को डेल्टा वी पता है, डेल्टा आई पता है, तो आर निकाल सकते हैं। आर क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ वी आई डायग्राम। तो कितना है, फ्रॉम द कर्व 20 एम्पियर है 0.8 पे, 10 एम्पियर है 0.7 पे। तो अपन आर ऐसे निकाल सकते हैं, फिर -10 वोल्ट पे आई -1 ओम है, और एम्पियर है, सॉरी। therefore तो आर भी क्या है, 10 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो एम्पियर। तो रेजिस्टेंस हम लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा, 10 की 10 टू द पावर 7 ओम, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो ही नहीं करने देना चाहता। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं 10 ओम, मतलब अलाउ कर रहा है, मतलब ऐसा। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन ऐसे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक रेक्टिफायर भी होता है, एक मॉड्यूलेटर भी होता है। जैसे अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक कॉइल्स में अपन चेंज कर रहे हैं, एसी डीसी में अपन चेंज कर सकते हैं ऐसे, मतलब फ्रीक्वेंसी को भी अप डाउन कर सकते हैं, जो भी मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं। मतलब अपन किसी को कुछ बढ़ाना चाहे, कुछ घटाना चाहे। जैसे देखो एक एग्जांपल, हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर कह सकते हैं। इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। तो इसका नीचे वाला साफ हो गया, मतलब खाली एक वेव सी बचे। उसके बाद अपन देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सब ही होना चाहिए, थोड़ा वो डायग्नोस, हाँ बस यही है। मेरे को लग मतलब ये चैप्टर उतना जेई के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं, किंतु लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, अभी सिलिकॉन सब जगह चल रहा है, सब जगह सिलिकॉन, मतलब सेमीकंडक्टर से बचा है। एक टाइम्स एक मतलब स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी आयरन से, मतलब लोहा इतना रेवोल्यूशनाइज हुआ था। उसके बाद वो आते 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 आप सिलिकॉन इंडस्ट्री में आ गए। अब सिलिकॉन इतना फेमस है, हर ईवी कोई भी सेक्टर हो, आप सब जगह सिलिकॉन की फेमस है। उसका मेटल है लो रेजिस्टिविटी, सबको पता है। इंसुलेटर है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, और सेमीकंडक्टर मतलब जो मिडिल टाइप्स के एलिमेंट होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी, सिलिकॉन एलिमेंट ऐसा है, जर्मेनियम ऐसा का कंपाउंड, GaAs, CdS, ये सब भी होते हैं। और अवेलेबिलिटी भी है, सिलिकॉन मोस्टली अवेलेबल है इंडिया में, इतना अवेलेबल नहीं है, किंतु फिर भी ओवरऑल देखें तो सिलिकॉन की एबिलिटी भी काफी बढ़िया है। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, SI और GE, while P टाइप सेमीकंडक्टर्स कैन बी ऑप्शन बाय डोपिंग विद बी एल्यूमिनियम। तो एक बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि P टाइप सेमीकंडक्टर्स अपन जब भी बनाने जाएंगे तो सिलिकॉन की डोपिंग होगी, किसके साथ होगी, जो उसके लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में जो इस साइड है उसके, जैसे बी एल्यूमिनियम के साथ, जो इनके पास +3 एटम्स है, जो +3 स्टेट में जा सकते हैं। सिलिकॉन अपन को पता है +4 तक जा सकता है, मतलब 4 वैलेंस है उसके पास। और जब भी एन टाइप डोपिंग होगी वो इसके साइड से होगी, जैसे PSB, ये सब क्या है, +5 जाने वाले स्टेट्स हैं। और ये एक फॉर्मूला, Ne × NH = Ni², ये फर्दर द मेटेरियल प्रोसेसिंग एंड ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं एनर्जी बैंड्स के लेवल्स के, वो है जो 3 वोल्ट से ज्यादा होंगे वो इंसुलेटर, जो 0.2 से 3 वोल्ट के बीच में होंगे वो सेमीकंडक्टर, और जो 0.2 है मतलब आते ही, मतलब थोड़ा सा करंट देते ही वो निकल गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे सोच सकते हैं, वो मेटल्स।
इन्हें जो जीरो के पास होंगे। फिर अपन देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। In an n-type semicolon, which of the following statements is true? Electron are magnetic carriers and trivalent atoms are dopants. Okay. Electrons are minority carriers and pentavalent electrons are dopants. Okay. ये n टाइप हो गया, ये c टाइप। n टाइप में मतलब अपने को पता होना चाहिए n टाइप में कौन होंगे, जो पेंटावेलेंट यानी कि फॉस्फोरस वाले होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपने को इलेक्ट्रॉन देंगे वो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट्स आर डोपेंट्स कह सकते हैं अपन। हाई होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं, प्लस माइनॉरिटी में हो। अच्छा हाँ, वैसे सोच सकते हैं कि प्लस माइनॉरिटी में रहेंगे। ओके ठीक है, देख जाएंगे। पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो ये तो कंफर्म है कि पेंटावेलेंट्स डोपेंट्स हैं। अब मैंने दिक्कत इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स या होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अपन को दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट वाले संभाल रहे, तो मेरे हिसाब से ये होल्स, ये होल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली दिया होना चाहिए ये अपन मिस कर दिए क्या। हाँ मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, ये अपन मिस कर दिए थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स इन डोपिंग द टेट्रावेलेंट और जेई पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद वी शैल नाउ डिस्कस हाउ दिस आयन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सपोज वी ड्रॉ ऐसे दिस ऑक्युपाइड बाय द पोजीशन ऑफ एन एटॉमिक क्रिस्टल। वही वही यहाँ पे लिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंपोनेंट डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द डोपेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with an equal number of holes generated by an increased victory with the temperature। हाँ मतलब बेसिकली वही कहना चाहता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन की कमी भरपाई कर दी यार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जो स्टेटमेंट इन द 14 पॉइंट इज ट्रू फॉर पी टाइप। पी टाइप में वही ऑपोजिट लगा दो उनका कि अपने पास पी टाइप में कौन देंगे, वो इस साइड वाले देंगे, एल्यूमिनियम टाइप्स वाले। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, दे आर कैरेक्टरिस्टिक विद वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप बैंड रिस्पेक्टिवली। हाँ वही मतलब कार्बन में तो बहुत दूर होगा, मतलब कंडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए कार्बन का। सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम। या अगर एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए तो स्टैंडर्ड केस यही होना चाहिए, यहाँ तक मुझे याद है। एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन होल्स efficient from the p region to n region। In an unbiased p n region holes diffuse from the p region to n region। ओके होल्स, हाँ होल्स, होल्स मतलब पी में होते हैं और एन जनरेशन, तो फिर बिकॉज फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द एन जनरेशन। ओके ये भी अच्छी बात है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सही है। होल कंस्ट्रक्शन इन पी रीजन मोर देन, तीनों सही, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पी जंक्शन इट इज, फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड मतलब फॉरवर्ड की तरफ धक्का लगा रहे हो, ठीक है। इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर प्लस माइनस, डिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो। नहीं, फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। और लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कम कर रहे हैं ताकि पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। In the half wave rectifier, what is the output frequency? The input frequency is 50 hertz. What is the output frequency of a full wave rectifier? तो वैसे में फ्रीक्वेंसी शायद चेंज नहीं होती थी मेरी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपन, हाँ यहाँ पे मेरे हिसाब से दिखा भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, अदर थिंग्स माइट चेंज। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि कितना टाइम लग रहा है, तो इसमें अपन माने तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए मेरी हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही था सेमीकंडक्टर, मतलब ज्यादा थोड़ा एक बार देख लेने से हो जाता है ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जेई के रिस्पेक्ट से। आ, और ये एकदम लास्ट क्लास में, ये तो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, खाली एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं इससे, किंतु उतना फेमस भी नहीं है ये। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं, वेब ऑप्टिक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस भी हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था बता देता हूँ मैं। वेव ऑप्टिक्स में तो सबसे पूरी इसकी हिस्ट्री क्या है कि कुछ लोग मानते थे कि लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब लाइट बीम एक सीधे सीधे तरीके से आ रही है। कुछ लोग मानते थे कि लाइट इज ए वेव्स है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे मतलब पूरी बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसके ऊपर, न्यूटन और बहुत लोगों ने, आइंस्टीन और बहुत लोगों ने रिसर्च की है। आप सोच सकते हो कि न्यूटन से चलते हुए आइंस्टीन तक आ रहा है, और अभी तक किसी को कुछ भी पक्का नहीं है कि
वेव की किससे बना हुआ, पार्टिकल्स हैं या वेव से? तो उसके बाद ड्यूअल नेचर भी हो सकता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर भी है भाई, क्या बोलते हैं, लाइट की। तो इस पे एक फेमस आइंस्टीन ने भी एक बार बोला था कि लाइक मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये खोजने में निकाल दी कि लाइट फोटोन से बनी हुई है, और आजकल कोई भी फिजिक्स का स्टूडेंट इजीली बोल देता है। तो वो लोग को लगता है ये इनको मुफ्त में मिला, नहीं, ऐसा मुफ्त में नहीं है, मतलब बहुत रिसर्च चलती है इसके ऊपर। वही हाइजीन्स प्रिंसिपल की लाइट ऐसे, हाइजीन्स में ऐसी भाई साहब ने क्या बोले कि यहाँ से लाइट ऐसे से निकल रही है, तो मतलब ये वेव्स के फॉर्म में निकल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड के मर्जर से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं लाइट। तो अभी तक तो यही बात चल रही है। अब कोई नया डिस्कवरी हो जाए तो वो अलग बात है। वही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बोला हुआ है कि रिफ्रैक्शन को कैसे वेव्स के टर्म्स में समझाया गया है यहाँ पे, कि वेव्स के फॉर्म में ये सब वेव्स के सपोर्टर्स हैं। तो वेव्स के फॉर्म में कैसे जा रही है लाइट और वो सब। क्रिस्टोफर हाइजेंस, तो साइन टी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, वो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन का पूरा पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ से मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो v1/λ1 इक्वल टू v2/λ2, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। n1 साइन आई इंटू साइन आर। हाँ, अगर यहाँ पे n1 इंटू दिया हुआ हो, रिफ्रेक्टिविटी इंडेक्स, ओके, हाँ बस यही फॉर्मूले थे। उसके बाद रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एट द रेडियल मीडियम, कैसे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन पार्टिकल बाय प्लेन वेव, तो ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को, डिफरेंट शेप्स, कन्वेक्स कन्वेक्स कनकेव लेंस। वही एक एग्जांपल देखो, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड व्हाट इज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब क्योंकि मीडियम है ना, रिफ्लेक्शन है, एराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एटॉमिक कांस्टेंट, एटम है viewed as oscillator which take a frequency। वही मतलब एग्जांपल दिया हुआ है वही। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ओके, द स्पीड डिक्रीजेस। हाँ, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2, n1 sin i1 वो वाला लगा सकते हैं। सिंपल does the reduction simply imply reduction in the energy के रेट, नहीं, एनर्जी सेम रहती, नहीं सर, एनर्जी का रेट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड नॉट ऑन द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन, वही हाँ। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, ओके, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट। इंटेंसिटी तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग एट द यूनिट पर यूनिट टाइम, वही एरिया पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे अपन ऐसे दो ये बजा रहे हैं, यहाँ पे बजा नहीं रहे, मतलब एक्चुअल में रख रहे हैं, तो वो ऐसे कोहेरेंट बन रहे हैं, तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, तो S1p इक्वल टू S2p, दोनों वेव्स की इक्वेशन, y1 y2 आई, तो दोनों अगर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों की वो मिल रही है, फेज डिफरेंस नहीं है, तो I इक्वल टू 4I0 हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंस है तो 0 भी हो सकता है, अगर दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का। और S1p इक्वल टू S2p, S1p वही इसके ऊपर वही दिया हुआ है, पूरा वेव्स की कैलकुलेशन है ये। 2a cos पाई बाई टू प्लस cos पाई बाई टू, दोनों का अगर सेम हुआ और अगर दोनों 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री था ये मेरे को जहाँ तक याद है, I इक्वल टू 2I0 हो जाता है। हाँ, उसके बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग यंग ने एक वो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये देखने वाली बात है। इंटरफेरेंस ऑन लाइट वेव्स, वही लाइट वेव। तो यंग्स ने क्या किया था, दो ऐसे गत्ते रखे थे, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखा था, तो उसने क्या किया, लाइट पास की, तो उसने देखा कि लाइट यहाँ से टकरा के क्या हो रहा है, तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं शायद, मेरे को जहाँ तक याद है डिफ्रैक्शन यही था। हाँ, इसके बाद डिफ्रैक्शन आया था। तो उसके बाद उसने वो एक्सपेरिमेंट निकाला था कि कितना चेंज हो रही है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, x इक्वल टू एक्स एन एन लेमडा डी बाई डी। तो डी एक्स हम लोग, मैं ऐसे याद रखता था, एक्स डी बाई एन इक्वल टू एन लेमडा, ये वाला फॉर्मूला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन मतलब कितने लेवल वाली वेव्स बन रही है। अगर वो ब्राइट रीजन में, और अगर वो जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन के आ रहा है, तो उस अगर वो डार्क रीजन में होगी तो वो क्या बन रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो मतलब ओड वेव्स है वो। तो एन प्लस हाफ लेंडा डी बाई डी होगा एक्स, और एक्स यहाँ से शायद अगर दिया होगा, हाँ एक्स मतलब ये हाइट, डी ये, और ये इन दोनों के बीच की दूरी है डी, तो एक्स इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा डी बाई डी हम लोग बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग एक्स डी बाई डी को एन लेमडा बोल सकते हैं जब ब्राइट होगी, जब दोनों ओवरलैप कर रही हैं दोनों वेव्स, और जब दोनों वेव्स ओवरलैप नहीं कर रही तो एक्स इक्वल टू वन प्लस हाफ लेमडा डी बाई डी हम लोग बोल सकते हैं। वही इसके बाद डिफ्रैक्शन को निकाला गया था कि अगर हाँ वही कितने से चेंज होगी तो इसका ओवरलैप। तो यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन आ जाते हैं, यही वेव्स इसका ब्लेड वाला एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन की, मतलब अगर ऐसे वेव्स को अपन चेंज कर रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई के, ये थोड़े बहुत फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कभी कभार इंटर कन्वर्टिबिलिटी के भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई के, फिर ओमेगा का रिलेशन क्या फ्रीक्वेंसी के साथ, एफ इक्वल टू शायद 2 पाई बाई ओमेगा होता था मेरे हिसाब से। इंटर कन्वर्टिव के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते, डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन a polarized sheet is rotated by two crossed polarities। ओके, आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा है, तो उन दोनों को आपने ऐसे शिफ्ट को रोटेट कर दिया, तो therefore ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। हम लोग सीधा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होती है मैक्सिमम, और अगर आप वन द थीटा इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P2, सिंस P1 P2 आर क्लोज और द एंगल द पास P1 तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, उन दोनों के बीच में पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे थीटा है, ये वाली चीज थीटा, और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ओवरऑल क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब वो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब आई बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। वही अपने को वही नेक्स्ट सीरीज से समझ देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रिंजेस, वो जो बन रहे थे उसको फ्रिंजेस बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। कभी कभार उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटेंसिटी फॉल्स एट 0 टू प्लस, इंटेंसिटी कब जीरो होगी, प्लस लेमडा बाई ए प्लस माइनस बाई 2 लेमडा बाई ए। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, ठीक है, लेमडा मिल गया अपने को। इंसिडेंट फ्रॉम द एयर एंड वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। हाँ तो आराम से निकाल सकते हैं अपन। रिफ्लेक्टेड तो ऑलमोस्ट सारे ही सेम रहेंगे, अगर मेरे को जहाँ तक याद है, रिफ्लेक्टेड में खाली फेस चेंज होता था, रिफ्लेक्शन में खाली बी सी इक्वल टू रोड टू ही, हाँ मोस्ट यही था। और, और रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या हो सकते हैं, v1/v2 इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2, n1 साइन r इक्वल टू n2 साइन इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड लेंथ हम लोग बोल सकते हैं ये वाली। तो उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। अपने को n पता है और लेमडा पता है अपने को, v पता है, सॉरी v पता है और लेमडा पता है, तो उससे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं आराम से। So what is the shape of the fervent in the following cases? Okay, light diverging from a point source. Okay, ऐसे ऐसे होगी अगर पॉइंट सोर्स से डाइवर्स कर लिए तो। डायग्राम फॉर्म ए कॉन्वेक्स लेंस, हाँ तीनों के डायग्राम अभी हम लोग ने देखे ही थे, शायद वही उसका रिपीटिशन। द ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइन फ्रॉम डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, वही मतलब उसके दूर से आ रही है तो अर्थ होगा छोटा, यहाँ दूर से आ रही है ऐसे। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था कि अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वैक्यूम वैक्यूम का अपन मानते हैं 1, तो 1.5 टाइम्स मोर स्लोअर हो जाएगी, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब 2 × 10⁸ स्पीड हो गई लाइट की। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर, हाँ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर तो डेफिनेट नहीं, तभी विबजियोर हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ बाद में स्लो चलने लग जाते हैं। इम नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टू कलर्स रेड एंड वाइट स्लो है, तो रेड विबजियोर में अपन विबजियोर के हिसाब से सबसे वी में सबसे रेड विबजियोर वी आई बीजियोर, तो इसका शायद मेरे को जहाँ तक याद है रेड बहुत तेज चलता था, मतलब बहुत दूर तक जा सकता है वो, तो बहुत दूर तक जा सकता है, नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट आर सेपरेटेड बाय ओके 0.2 स्लिट आर एक्सपेरिमेंट, मतलब ये दोनों चीजें, मतलब अपने को छोटा डी दिया हुआ 0.28 मिलीमीटर, स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर, मतलब कैपिटल डी दिया हुआ 1.4 मीटर, and the distance between the center and bright fringe at the fourth n equal to 4 is measured through 1.2 centimeter. Determine the distance of the determine the wavelength of light. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, मैं यहीं लगा के बता देता हूँ तुमको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अपन ने देखा ही था अभी एक फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। एन 4 दिया हुआ है, लेमडा निकालना है, डी अपने को शायद 1.2 दिया हुआ है, ये 3 मिलीमीटर दिया हुआ था, एक्स अपने को दूरी दी हुई थी, कितनी हाइट पे था वो, तो आप उन क्या निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू 4 है तो लेमडा निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे अपन को ये देखो, ये हो गया छोटा डी 0.28 मिलीमीटर, कैपिटल डी 1.24 मीटर, एक्स इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, एन इक्वल टू 4। In a young shower spectrum using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit. Okay, पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स इक्वल टू के लेमडा हो गया। ओके, इसके यूनिट ओके इक्वल टू के, तो लेमडा इक्वल टू 1। ओके, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा, तो के डेल्टा एक्स। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पाथ डिफरेंस इज 1/3, तो 1/3 का फेज डायग्राम बना लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर, वही आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर प्लस 1/3, और उसकी वैल्यू 2 आई नॉट स्क्वायर 2/3 यानी कि 5/3 6 8/3। इसका आंसर 2√2/3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 2√2/3 आई नॉट होना चाहिए इसका आंसर। और सॉल्व वही आई नॉट का फॉर्मूला सीखे हम लोगों ने, कि हाँ वही पाथ डिफरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस है, तो वही इंटेंसिटी का चेंजेस अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला शायद होना चाहिए था, हाँ इसी में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर ओके इज यूज्ड टू ओपन इंटरफेरेंसेस इन यंग्स डबल स्लिट। ओके, दो लाइट यूज करे इस बार अपन। Calculate the distance of third bright fringes from the center maximum for wavelength 6। ओके, इससे तो बहुत इजी है, x इक्वल टू एक्स डी इक्वल टू एन लेमडा, हम लोग ने अभी देखा ही था वो वाला फॉर्मूला, उसमें अपन को लेमडा मिल गया 650 नैनोमीटर, अपने को इनका निकालना है, एन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एक्स अपने को निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्रांच फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, निकाल सकते हैं आराम से उसको। What is the least distance from the section central maxima when the branch reaches due to both wavelengths coincide? तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन ये इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, दोनों का लैम्डा दिया हुआ है, अपने को ऐसा एन ढूंढना है जिसमें दोनों के लैम्डा बराबर हो जाए, तो एन लैम्डा 1 इक्वल टू एन लैम्डा 2 करेंगे, और एन की मिनिमम जो वैल्यूज आएंगे, जैसे n1/n2 कुछ आएगा सपोज, इसमें अपन देखेंगे n1/n2 कुछ आएगा, जो मिनिमम रेशियो, तो उनको n1 n2 अपन दोनों मान लेंगे कि किसी भी फॉर्मूला में n1 लैम्डा 1 इक्वल टू एक्स d/d लगा देंगे, तो वहां से x अपन निकाल सकते हैं आराम से, किस कोई भी यूज कर, या फिर n2 लैम्डा 2 इक्वल टू एक्स स्मॉल d/d भी लगा देंगे तो भी आएगा उस सेंस से। तो ये इसके साथ साथ चैप्टर खत्म हो गया, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग, हाँ हाँ, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मोस्टली देख सकते हैं हम लोग यहाँ डबल एक्सपेरिमेंट से लगातार 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। फिर एक स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं हमेशा, कि वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला, कि वो कैसे रिफ्लेक्ट इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें यही दो इंपॉर्टेंट थे। और सेप और से भी आते कभी कभार क्वेश्चन, किंतु मोस्ट प्रोबेबली यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं और स्पीड ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों को गौर कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत डोपिंग देख सकते हैं अपन, तो बस उतना ही है, उससे ज्यादा इन ये चैप्टर मतलब मिनी टॉपिक्स हैं, ये लोग को इतने मतलब जेई में हैवी वेटेज नहीं रखते, रियल लाइफ में इनकी बहुत वेटेज है, किंतु जेई के पर्सपेक्टिव से सोचें अपन तो इसमें इन दोनों के थोड़े लाइट पर्सपेक्टिव है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू।